बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि जुमेरात का दिन पाकिस्तानी तारीख का निहायत अहम दिन, सियाहत को फरोग देने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बड़ा कदम। दुनिया भर के किसी भी कोने में बसने वाले लाखों भारतीय नयाद के लिए पाकिस्तान के अंदर वीजे की पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया गया। काबीना कल यानी जुमेरात को मंजूरी देगी। इंडियंस के लिए पाकिस्तान में नकलो हरकत की पाबंदी भी खत्म होगी। हसास तनसीबात के अलावा पूरे मुल्क में एनओसी के बगैर घूम सकेंगे। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये तो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से हाजियों के लिए क्या क्या नई शराइत रखी गई हैं, 1,79,000 पाकिस्तानी हुज्जाज पर इनके क्या असरात मुरत्तब होंगे। हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी काबीना में दी जाएगी, जिसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आला ब्यूरोक्रेसी काम करने को क्यों तैयार नहीं। इमरान खान की सिविल रिफॉर्म्स कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना में पेश कर दी। टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशात में कौन से ऐसे 4 अहम इदारों को चार्जशीट किया है कि ये काम करने नहीं दे रहे, और काबीना को क्या क्या बताया गया है। इस हवाले से कल यानी बरोज जुमेरात को कैबिनेट क्या फैसला करने जा रही है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, ये भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एमडीपी टीवी अरशद खान की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेकर लाखों रुपए गैर कानूनी तरीके से तनख्वाह लेने का बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है। एमडीपी टीवी अरशद खान ने किस तरह से गैर कानूनी तनख्वाह की मंजूरी हासिल की, इसकी भी तमाम डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ वो अपने ही मुल्क में दरबदर हो गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का नाम हुकूमत ने ईसीएल पर डाल दिया, जबकि नैब के मुल्जिम हमजा शहबाज दुनिया भर के सैर सपाटों पर हैं। माजी में तारिक मलिक की मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान किस तरह से तारीफ करते थे, ये भी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर क्लासेस साहब, कल तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पे उन भारतीयों के लिए जो कि दुनिया के बहुत सारे कोनों में बसते। क्या होने जा रहा है कल अगेन आई वुड से, मेरा ख्याल है कि जो कल कैबिनेट के उस पे मेन इन पे है, एजेंडे पे है, जो हमारे हिसाब से मेरा ख्याल है, और ये पाकिस्तान और इवन इंडियंस के एक बैकग्राउंड बड़ी खबर है, इट्स बिग। बल्कि मैं पूछ रहा था अभी आमिर साहब से भी, कुछ और लोगों से भी, मेरा ख्याल है जो कल चेंजेस अप्रूव की जा रही हैं उसमें आप कह सकते 65 की वो जो जंग हुई थी, उससे पहले आमिर साहब भी बता रहे थे कि उस वक्त इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं थी, आना जाना लगा रहता था, वीज़ा को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, वीज़ा रजीम थी ही नहीं। ये उसको अल्लाह भला करे, यहाँ पे 1965 की जब जंग वो भुट्टो साहब ने कराई, ये क्रेडिट भुट्टो साहब की बनता है जनरल अयूब से ज़्यादा, तो उसके बाद ये सारे के सारे उस पर रिस्ट्रिक्शन भी शुरू हो गई, तो फिर जंगें भी शुरू हो गई, तो फिर जो कुछ हुआ रेस्ट इज़ हिस्ट्री के, फिल्में भी बंद थे, आना जाना भी बंद। बल्कि मैं पढ़ रहा था, मुझे यकीन नहीं है, मैं 2-4 लोगों से वो किया कन्फर्म किया है, उन्होंने फिर उसको कन्फर्म किया कि जिस दिन वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब की उनकी डेथ हुई थी, उस दिन पाकिस्तान में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी। ये मैं आपको ये उनकी बस 64 की बता रहा हूँ कि छुट्टी कर दी गई थी कि नेहरू साहब जी बिल्कुल इतने तक थे। बल्कि उनका पढ़े ना नावल कुर्रतुल हैदर का, उन्होंने बड़ा इसका जिक्र किया है कि जब यहाँ पे नेहरू साहब लाहौर आए थे तो लाहौर में वहाँ पे उसके बाद उनके साथ इंडियंस है, सिख है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आग का दरिया की, उन्होंने बहुत सारा आके कुर्रतुल हैदर ने लिखा है उन चीज़ों पे कि नेहरू, सिर्फ ऐड कर दूं, नेहरू के वाक़या सुना जी। तो जब लाहौर में आए तो उसने कुर्रतुल हैदर ने बड़ा उसको तफसील के साथ लिखा कि कैसे सारे रो रहे थे, वो भी रो रहे थे, यहाँ भी रो रहे थे। बल्कि उस्ताद दामन वाला तो मेरा ख्याल है आप वो सुनाते होते हैं कि जब वो वहाँ पे ये गए थे, लाली अखां दी पई दस दिए रोए तुसी रोए असी भी, पूरी नज़म है, तो पूरी नज़म है। सो मैं बता रहा हूँ 65 की वार ने बहुत कुछ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान चेंज करके रख दिया। उससे पहले कि अगर आप थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देखें, वो बड़ी
डिफरेंट है, और 65 के बाद की हिस्ट्री जो है ना वो टोटली बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया की डिफरेंट है। सो ये जो उस वक्त सख्तियाँ की गई थी, मैं ये समझता हूँ जो हमने चीज़ें देखी हैं कि अब जाके उसके 65 के बाद जो कल कैबिनेट हमारी उनकी प्राइम मिनिस्टर की उसमें क़यादत में जो स्टेप्स लेने जा रही है, बड़े फॉर रीचिंग स्टेप्स हैं, पर्टिकुलरली ये वीज़े के हवाले से जो किए जा रहे हैं। अब ये बड़ी खबर थी पहले जो हमने सुनी कि दुनिया के 175 मुल्कों में के साथ जो हमारा हो रहा है कि उनको अपना सहूलत दें ई वीज़े की, उसमें से मेरा ख्याल है 52 के करीब जो थे उनको अराइवल का था कि एयरपोर्ट पे हैं तो दे दें। बाकियों के लिए ओपन किया जा रहा है कि आप इनको ई वीज़ा जारी करें, ईमेल्स करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें और उनको आप आके ई वीज़ा दे दें। उनको उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी उस एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे स्टैम्प करें, लाइनों में लगें, वो जो प्रोसेस सारा ख़त्म किया जा रहा है। इट्स अ बिग थिंग। अब जो हमारे जहन में थी एक चीज़ थी, मेरे और आमिर मतीन के जहन में भी थी कि ये तो ठीक है कि जब तक आप पूरी दुनिया से लेके हैं, लेकिन मेन टूरिज़म जो आपको रिलीजियस टूरिज़म आ सकता है वो तो आपको इंडिया से आना है। तो उसके लिए क्या हमारे पास पॉलिसी है या नहीं है, अभी हम आपके साथ ये डिस्क्लोज़ कर सकते हैं ऑन गुड अथॉरिटी। हमारे पास पूरी उसकी वो है, मतलब आपको हम एक अथेंटिक स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि कल जो कैबिनेट यहाँ पे ये मीट कर इमरान खान की क़यादत में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास तजवीज़ें लेके गई है या जा रही है, उसमें ये जो बड़ी क्लास है वो ये है कि जितने मिलियंस ऑफ इंडियंस बैरून मुल्क रहते हैं, आउटसाइड इंडिया, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं एंड दे आर इंडियन ओरिजिन्स के हैं, उनको भी वीज़े की फैसिलिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं। नंबर एक, उनको भी दी जा रही है अभी। दूसरा उसमें जो बिग स्टेप है वो ये था कि जब इंडियंस यहाँ पे आएंगे तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे होगी, क्योंकि मेन तो यही रहते हैं हमारे एक दूसरे के हवाले से कि किन एरियाज़ में जा सकते हैं, किन में नहीं जा सकते। उसमें जो अगेन मैं कहूँगा बड़ी एक उस बिग चेंज है वो ये है कि उन पे कोई पाबंदी नहीं होगी, वो पाकिस्तान के किसी भी उसमें जा सकते हैं, हिस्से में जा सकते हैं। लेकिन जो आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या सेंसिटिव आपके मिलिट्री आप इस तरह के, वो तो दुनिया में कोई भी नहीं आने देता, कोई भी वो इवन ना इंडियन आने देंगे, ना अमेरिकन से ज़्यादा देंगे, ना कोई उस पर दीगर देंगे। इवन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि कैंटोनमेंट्स जो हैं वहाँ पे भी वो जा सकेंगे टूरिस्ट जो आएंगे। इवन हमारे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं उन पर से भी पाबंदी इनसे हटाई जा रही है। जो विजिटर आ रहे हैं, इफ़ दे वांट टू विजिट कैंटोनमेंट जाना चाहते हैं वो वहाँ भी जा सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जाना है वो जा सकते हैं। इवन कश्मीर जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। सिर्फ बॉर्डर से मेरे ख्याल 3 to 5 किलोमीटर आपको पहले आपको रुकना होगा, बॉर्डर तक आप टूरिस्ट जो है वो नहीं जा सकेगा। वो दुनिया भर में वैसे मेरा ख्याल है आमिर साहब बता रहे थे कि ये SOPs ऑलरेडी हैं। सो बिग न्यूज़ इज़ कि ये उसमें जितने हैं उसमें इंडियंस हैं स्पेशली, क्योंकि वो ज़्यादा आना चाहेंगे। हमारे सिख भाई आना चाहेंगे कि करतारपुर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिंदू उस बहन भाई हैं जो बाहर रहते हैं, जिनके लिए बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं, अगर डेफिनेटली कि वो आना चाहेंगे। जैसे हमारा राजकटास मंदिर है या यहाँ टक्सला है, मुंजो दाड़ो है, उसके बाद आपका हड़प्पा है, ये बहुत सिविलाइजेशन उनके लिए वो हैं, उसमें बुद्धिस्ट आना चाहेंगे। सो एक बड़ा स्टेप है पाकिस्तान के लिए, जो आप वहाँ से फ़ौरन $1 एक आपके पास आ सकते हैं। यहाँ टूरिज़म हमारी इंडस्ट्री बड़ी प्रमोट हो सकती है, टूरिस्ट गाइड्स बहुत पैदा हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में ये चीज़ें देखेंगे कि उनको कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपका टूरिस्ट आएगा भी सही, अगर उसने जलील होना है कि होटल नहीं है उसके लिए प्रॉपर, उसके लिए सफ़र करने के लिए आपको नहीं है टूरिस्ट, फिर आप ऑपरेटर्स कैसे डेवलप करने, ये तो खैर बात का प्लान है। वही होप मेजर चेंज ये है। एक वैसे वो तजवीज़ थी, आई होप कि उस पर हमें थोड़ा सा ये गौर करना चाहिए, सजेशन है। हाँ, ये भी बताऊं कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल नहीं होनी थी तो ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं था। तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, सिविलियंस बैठे हैं, मिलिट्री बैठी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हैं। उसके बाद फैसला किया गया है कि फर्स्ट स्टेप के तौर पर जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं और अगेन ये उसमें रहते हैं बाहर मुल्क में, उनको वीज़ा फैसिलिटी दें। 7 से 10 दिन का इनको ई वीज़ा दिया जाएगा सर, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। जहाँ जाना चाहते हैं पाकिस्तान में दे आर फ्री टू गो, आना चाहते हैं। बाकी वो सजेशन क्या है वो मैं ज़रा जल्दी से शेयर कर दूँ इनिशियली, और अभी मेरा ख्याल है इस पर भी शायद किसी लम्हे पे गौर किया जाए। वो ये है कि एक हमारी यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई थी, इंडियन यहाँ पे उनके थे डिप्टी, उनके हाई कमिश्नर थे, उनका नाम है JP सिंह। उन्होंने अनवर बेग साहब ने उनका खाना किया था इस्लामाबाद क्लब में, फेयरवेल दी हुई थी, तो वापस चलेंगे। अगेन गुड डिप्लोमेट, बड़े अच्छे और बड़े समझदार थे JP सिंह जो थे। तो उन्होंने कोई बातों में ये बात हुई जब इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया यहाँ पे कि हम ये ओपन कर रहे हैं इसके लिए, जब करतारपुर का
ये उन्होंने ओपन किया और एक बड़ा दुनिया को मैसेज किया। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जेपी सिंह साहब ने। उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान में ये ना पता हो आप लोगों को, इंडिया में और कुछ पढ़ाया जाता हो या ना पढ़ाया जाता हो तारीख में, उनकी प्राइमरी जमात से लेके उनके मिडल तक, उनके हाई स्कूल तक, उनकी ग्रेजुएशन तक, यूनिवर्सिटी, इवन इंडियन सिविल सर्विस तक एक वहाँ पे टॉपिक ज़रूर पढ़ाया जाता है और उसका क्वेश्चन आता है 15 से 20 नंबर्स का। वो ये है कि जनाब उस पे लिखें, हड़प्पा सिविलाइजेशन पे लिखें, टेक्सला पे लिखें या मोहनजोदाड़ो पे लिखें। कहते हैं इंडियन में हर स्टूडेंट जो है ना उसको ये पढ़ाया जाता है। उसका ये ख्याल था, उसकी ये थी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने वीज़ा रजीम ज़रा बेहतर करते हैं, कहते हैं रोज़ाना पाकिस्तान में कोई ना कोई वहाँ से आपके इंडिया से कोई ना कोई बस जो है स्टूडेंट्स की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की या उसके स्कूल्स की बसेस जो है ना वो आपकी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और यहाँ पे टेक्सला आने के लिए तैयार नहीं, ये तैयार होंगे, जिससे पाकिस्तान जो है बहुत सारा ज़ेर मुबादला भी ले सकते चीज़ें। सो हमारी प्रपोजल मेरा ख्याल है बड़ी एक अच्छी हो सकती है कि अगर फौरी तौर पे बड़े स्टेप नहीं ले सकते सब इंडियंस के लिए, भी आपको फील होता है कि इश्यूज़ हैं हमारे, तो कम अज़ कम मेरे ख्याल स्टूडेंट्स के लिए हमें वहाँ पे स्पेशल टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जो वहाँ पे इंडियन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ से कोई अगर इस तरह की बसेज आना चाहती हैं, कोई स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी अगले कोई उसमें नेक्स्ट स्टेप में इसको देखा जा सकता है। इस पर भी हमारे ये पॉलिसी मेकर जो हैं इनको सोचना चाहिए कि अगर मिलियंस ऑफ इंडियंस को जो वहाँ रहते हैं दुनिया भर में उनको अलाउ किया जा रहा है, अगेन इट्स अ बिग स्टेप, अच्छा स्टेप है, ऐसे ही होना चाहिए। इस खित्ते में जितनी मार धाड़ हो चुकी है उसके बाद हमें पीस की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है अगले स्टेप के तौर पर जो वहाँ पे एल्डरी हैं, उनसे 60 साल के ऊपर के उनके सिटीजन हैं, 70 साल के ऊपर से, उनके लिए वीज़े किसी तरह वीज़ा फ्री करना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है जो वहाँ पे इंडियन स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है हमारी कैबिनेट को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को, एस्टेब्लिशमेंट को बैठ के कोई नया इस पर वीज़ा रजीम की ज़रूरत है इनकरेज करनी, बिकॉज कि पाकिस्तान को एक ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है इमरान खान ने और हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बैठ के एक बड़ा फैसला किया है, अच्छा फैसला किया। इसके पाकिस्तान पे आने वाले दिनों में बड़े अच्छे और पॉजिटिव इस पे बड़े इम्पैक्ट मुस्बत आएंगे। असरात मुरत्तब हो सकते हैं। बुनियादी पॉलिसी में तब्दीली की जा रही है और ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया भर में टूरिज़म से पैसा बनाया जाता है। एक तो टूरिज़म की फ़रोग के लिए, दूसरा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कि दुनिया ने हमें देखा ही नहीं, देखने का मौका ही नहीं मिलता, सिर्फ बैड प्रेस से, बैड मीडिया से सिर्फ बुरी खबरें जाती हैं। यहाँ आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितना कि कई दफ़ा मीडिया में सिलेक्टिवली पोर्ट्रे किया जाता है। दूसरा, दुनिया भर में एक रेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट खींचे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे दौलत कमाई जाए, उसको प्रमोट किया जाता है। और हमने पहले पॉलिसी ये थी कि हमने रेसिप्रोसिटी पे किया हुआ था कि जो मुल्क हमें वीज़ा देते हैं उनको हम देंगे, जो नहीं देते हैं तो है। अब ये एहसास हुआ है कि नहीं जनाब, हमें बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये यूरोप के मुल्कों से बराबरी करें कि देते हैं या नहीं देते हैं। वो अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है। हमारा मफाद है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए और वो जितने लोग आएंगे तो हमें ये यूनिलैटरली वन साइडेड, तो इसलिए 175 मुल्कों को ई वीज़ा कि वो कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं, बाकी 50 मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल, 52 मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल के जो ही एयरपोर्ट पे आएंगे तो ये आएगा। पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा स्टेप है और ये इसके लिए मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आने में, क्योंकि जब कोई इंसान पाकिस्तान में आना चाहे या किसी मुल्क में भी आना चाहे तो अगर उसको लगे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन एम्बेसी के धक्के खाएगा, ब्यूरोक्रेसी से निपटेगा, गवाह ढूंढेगा, तो वो फिर वो वहाँ नहीं आते। जहाँ पता चले कि गुजरते हुए भी इस खित्ते में भी आया हुआ है कि गुजरा जा सकता है तो लोग आते हैं। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर्स की वैसे ही ज़रूरत रहती है, हमारा बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो सॉफ्ट इमेज के लिए और फॉरेन एक्सचेंज के लिए और पैसे के लिए फॉर मल्टीपल रीजंस जो है हमारी लोकल इंडस्ट्री चलने से लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अभी ये है इंडिया पे पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा स्टेप है। जिस तरह लोग बता रहे थे अभी कि मुझे याद है कि बचपन में वो स्टोरियाँ हम सुनते थे कि हमारे बुजुर्ग जो है लाहौर से वो 65 की जंग तक सुबह जाके इंडिया से फिल्म देख के वापस आ जाते थे। कई बसें होती थी जो कि चलती थी, आती थी, तो वीज़ा की एक इजाज़तनामा होता था, तो बड़ा लूज सी अरेंजमेंट होती थी, कोई वीज़ा रजीम थी ही नहीं, वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। ये 65 की वार के बाद वीज़ा हुआ तो लोगों को वो अर्लियर पाकिस्तान इंडिया भूल गया है कि इस तरह इट वाज नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। ये नहीं था कि हमारी जनरेशन से पहले कि उन्होंने ये सोचा हुआ था लोगों ने कि हम बिल्कुल ही
काट ही लेंगे, बिल्कुल दुश्मन बन जाएंगे। तो लोग पीपल टू पीपल एक रहता भी था, ऐसे ही इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट। तो बहरहाल अभी प्रॉब्लम यह है कि शायद पाकिस्तान इससे आगे जाना चाहता है, मगर रेसिप्रोसिटी इंडिया के हवाले से कम चाहिए, क्योंकि इंडिया में इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है, वो बिल्कुल भी रेसिप्रोसिटी नहीं हो रही है। वो बल्कि जो नॉर्मल हमारे और उनके जो मजहबी ज़ायरीन जाते हैं वो उनके वीज़ाज भी जान के रोकते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल निज़ामुद्दीन औलिया को या अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं उनके वीज़ाज भी कम कर दिए गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिखों को और बाकियों को ज़्यादा अलाउ कर रहे थे, तो वो इससे अनकंफर्टेबल थे। सो करतारपुर साहब की फॉर एग्जांपल जिस तरह बहुत बड़ा पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, उसकी राह में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं और मुझे खदशा है कि आने वाले दिनों में शायद और अटकाए जाएं। मगर जो कर सकता था पाकिस्तान अंडर दी सिचुएशन वो ये था कि हमने जो बाहर भारत नज़ार जो बाहर लोग रह रहे थे, जो NRIs जिससे वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, वो अगर आना चाहें पाकिस्तान का से, बरतानिया से, अमेरिका से, कनाडा से, तो वो ई वीज़ा लेके आ जाते हैं। बहुत बड़ा स्टेप है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमारी ये दरख्वास्त ये होगी प्राइम मिनिस्टर से कि वो कहते रहते हैं कि टूरिस्ट आएँ, वो मलेशिया की बहुत एग्जांपल देते हैं, टूरिज्म प्रमोट इसके साथ करने के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को मज़ीद खुला कर देना चाहिए। खुला से मुराद ये कम से कम ऐसा पाकिस्तान ज़रूर दे दें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसा 70s में हमारे बचपन में हमने देखा हुआ है कि लोग वो तस्वीरें देखें तो इंसान परेशान हो जाता है, कैसे लोग आ रहे थे। कोई थोड़ी सी यहाँ पे ज़िंदगी को आसान करें, कोई थोड़ा सा मेला वेला, थिएटर, फिल्म, इसकी गुंजाइश ज़्यादा हो, एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो। कोई नाइट लाइफ में उतनी की ज़रूर होनी चाहिए कि जितनी के मिडल ईस्ट में अरबों से ज़्यादा तो मुसलमान कोई नहीं है, उनके यहाँ मगर उन्होंने गुंजाइश निकाली है कि पूरे दुबई वगैरह में, तुर्की में, लेबनान में चले जाएं, तो वो गुंजाइश फॉरनर्स के लिए निकालते हैं कि उनको उन जैसा खाना और वो कल्चर मिल जाए। टूरिस्ट उसके पीछे जाता है, जहाँ कदगरें होती हैं वहाँ नहीं जाते। इवन सऊदी अरेबिया वो ओपन अप कर रहा है। तो सिंपली नेशनल एक्शन प्लान को प्लीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर वो सारी जो मनफी चीज़ें हैं हमारी में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो काफ़ी वो वाले माफियाज और काफ़ी वो वाले लॉबीज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। ज़्यादातर लोग खुश रहना चाहते हैं और हमारे कल्चर के अंदर ये मेले ठेले, खुश रहना, ये था, इनको रिस्टोर करना। टूरिज्म की ये ठीक है, कवानीन में तब्दीली आ रही है, मगर कल्चरली सकाफती तौर पे जो हमें बदलना है या कम से कम उस तरह बन जाना है जैसे हम थे। ये 80s के बाद की जो जनरेशन है उन्होंने वो पाकिस्तान नहीं देखा हुआ जो हमने देखा हुआ है। कम से कम वैसा ही पाकिस्तान हम लौटा दें जैसा हमने बचपन में देखा है। मुश्किलात कम और आसानियां ज्यादा होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ हज पॉलिसी 2019 की बात करेंगे, जिसके कल बरोज जुमेरात को काबीना मंजूरी देने जा रही है। इसमें नए हाजियों के लिए क्या नई शराइत रखी गई हैं, तमाम तर एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हज पॉलिसी की बात होगी, मगर उससे पहले क्लास ऑफ टूरिज्म से इसमें जो एक और मेजर चीज़ की है जो हमारी पाकिस्तान आर्मी ने की है और माजी में नहीं होती थी चीज़ें, ये यहाँ पेशावर में KPK में एक वहाँ पे कला है जो आर्मी की मेरा ख्याल कंट्रोल में है, उसको बाला हसार पेशावर के अंदर बाला हसार से पेशावर के दरमियान में वो जो सबसे बड़ा किला है, ये 60-70 साल से फौज के ही इस्तेमाल में था। तो टूरिज्म का पेशावर का सबसे बड़ा सिंबल भी और स्पॉट भी वही था, तो वो उसको अलाउड नहीं था पब्लिक को। अब वो मेरा ख्याल है आर्मी उसको वो कर रही है, उसको खाली करके उसका कंट्रोल जो है वो इसमें टूरिज्म के पास जा रहा है कि वो जो टूरिस्ट आना चाहते हैं और उसका लिए कोई विजिट करना चाहते हैं वो भी करें। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये आम हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का जो आपस में जिस तरह के हमारे तल्लुकात हैं, चीज़ें हैं, ये शायद अजीब सी बात लगे, लेकिन ये बड़ा फैसला है, बिग फैसला जो मैं इसमें कहूँगा जो किया जा रहा है। और अच्छा है, आमिर साहब तो कह रहे हैं ना कि हमें देखना चाहिए कि वो हमें क्या देते हैं। ये तो हम पिछले 50-60 साल से ये तो टिट फॉर टैट चलता रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा उसको देख रही है कि जनाब कोई रेसिप्रोसिटी आए, मगर इतना ज़रूर है कि ये ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक, काफ़ी चीज़ें जो हमें एक हाथ से ही कर लेनी चाहिए, मगर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आके दूसरे हाथ की मेरा ख्याल फिर वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। हमें उनका अब उसमें जनाब मुशर्रफ का दौर अगर देखें, मैं इस हवाले से बाकी उनकी जो भी चीज़ें हम उन पर तनकीद करते रहते, 2-4 चीज़ें जनाब मुशर्रफ दौर में बड़ी अच्छी हो रही थी
पाक इंडिया रिलेशनशिप जितने अच्छे मैं समझता हूँ जनाब मुशर्रफ के दौर में थे, पहले कभी हमने नहीं देखा हुए, हुआ कभी है, नहीं वो शायद आपको नहीं मिलते, या तो वही थे 65 से पहले थे, या जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत बेहतर हो गए थे, वीज़ा की भी पॉलिसीज़ की, आना जाना सहाफ़ियों का शुरू हुआ, लोगों का शुरू हुआ, डाउट्स ख़त्म हुए, वो बाद में खैर हमने देखा 2008 में, उसके बाद मुंबई अटैक्स हुए, वो फिर बैक टू स्क्वायर वन गया। सो हमारा फ़ायदा हमने देखना है कि हमें ओपन अप करने से यहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान की यूथ की बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उसको कैसे हम उनको एंगेज कर सकते हैं, नए यहाँ पढ़े लिखे टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, नए होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे जॉब्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो अगला स्टेप मेरा ख्याल खान साहब को लेना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि जो एरियाज़ हैं आपके जहाँ पे टूरिस्ट ने जाना है, पहले तो वो प्लेस ज़रा आइडेंटिफाई, उनकी कोई सफाइयाँ करवा लें, उनको साफ सुथरा करवा लें, कोई सड़कें वहां तक बेहतर करवा दें, फिर कोई यहाँ पे कोई रहने के लिए क्या करेंगे, इतने सारे लोग अगर आते हैं तो आपको फिर थोड़ी सी चीप और अफोर्डेबल आपको टूरिज्म भी करना होता है, ये भी जहन में रखें। टूरिस्ट उन मुल्कों में ज्यादा जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अफोर्ड कर सकें। अब ये ना हो कि टूरिस्ट आए वहां से 10,000 बंदा हो गया, रिहाइश के लिए 2,000 का आपके पास जहाँ होटल है, फिर रेट जो है ना जो दुनिया भर में होता है, रेट का पता चलेगा जनाब, अगर $100 पर नाइट थी, रेट हो गया $2,000 पे या 3,000, तो टूरिस्ट ने नहीं आना जनाब, वो कैंप बाहर एक रात लगा के दूसरे दिन वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होटल बन जाएंगे। असल बात यह है कि वो माहौल देना कि इतनी कदगनें कम की जाएं, आज़ादी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, बर्दाश्त ज़्यादा की जाए। पर मैं क्विकली कह सब ये जो मुशर्रफ के दौर में इसलिए ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान और जनरली हमारे फौजी भाई जब हुक्मरान होते हैं ये आज़ादी हो जाती है क्योंकि उन्होंने खुद डिसाइड करना होता है। सिविलियन हुकूमतों को वो कई दफ़ा इजाज़त नहीं देते हैं उस तरह की आज़ादी की इंडिया के साथ तल्लुकात बढ़ाने की जितनी वो खुद ले लेते हैं क्योंकि उनको सूट करता है। अब पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा ये हुआ है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि सिविल और मिलिट्री पाकिस्तान के काफ़ी सारे बुनियादी जहाँ पे मफाद के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक पेज पे हैं। लोग इसको कोई पसंद करे या ना करे, मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री। आई एग्री विद यू, आपकी सही बात है। लोगों का तो एक रहते हम अगर हमारे जैसे लोग ज़्यादा तनकीद करते रहे एस्टेब्लिशमेंट, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पे, दीगर इश्यूज़ पे, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें आपके एस्टेब्लिशमेंट के उसके बगैर नहीं होनी थी। द गुड थिंग इज़ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसके साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट अगर आके कंफर्टेबल फील करती है, इस तरह के फैसले होते हैं। अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी खबरें वहाँ से आना शुरू हो गई कि अमेरिका की और उनकी तालिबान की जो डील हुई है, पाकिस्तान का बड़ा उसमें एक रोल रहा है जो हमारे लिए खित्ते के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी काम है कि होनी चाहिए थी। लास्टली एक मैं बात कह दूँ, अब अगला काम इसके साथ, क्योंकि टूरिज्म जो है ना उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें आपको चाहिए, हम खुश तो हो रहे हैं, हमें होना भी चाहिए। वो ये है कि आप शहरों को ज़रा इनकी सफाई करवाएं कोई फॉर गॉड सेक। जितना गंद हो चुका है लाहौर में, आमिर साहब हम जाते हैं, जितना कराची में हो चुका है, जितना आप उस मुल्तान चले जाएं, क्योंकि अगेन मुल्तान में बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारे मतलब हज़ारों साल पुराना आपका शहर है, दुनिया भर से बहुत सारे हिंदूज जो हैं वहाँ पे हमारे कदीम वहाँ पे मंदिर थे उनको देखने आ सकते हैं। और बहुत सारे इलाके हैं जैसे ये कटास मंदिर है, ये बलूचिस्तान में बहुत सारे मुकद्दस वहाँ पे उनके मकामात हैं, आपके हड़प्पा मोहनजोदड़ो। आप एक मेहरबानी फरमाएं जो डिप्टी कमिश्नर है, ब्यूरोक्रेसी से हमारे ये सर ये लोकल बॉडीज के जरिए मसला हल होएगा। वो अभी ये बड़ा डिलेड हो गया, लोकल बॉडीज नहीं करते, लोकल बॉडीज के जरिए सफाई जो हो सकती है ना वो नहीं। मेयर आपको बड़े शहरों के जिस तरह इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं, ये शहरों में मेयर आएंगे उनके जरिए निजाम। आपका मेरा रोमांस मेयर से बड़ा पुराना है सर, हमसे बेहतर कौन इनसे रोमांस रखा हुआ है। मेयर लगाए थे इन्होंने पॉलिटिकल बुनियादों पे, वो तो काम ही नहीं करते थे, वो तो पैसा बना रहे थे। अभी हम इस्लामाबाद में देखा यहाँ पे ये तजर्बा कामयाब हुआ है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने, चीफ कमिश्नर ने, उन्हें आमिर ने या बाकी वहाँ पे उनका हमजा ने, उन्होंने शहर को थोड़ी टेक केयर करनी शुरू की। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से आपका मेरा मसला चलता रहता है, लेकिन आपने सिंक ये नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेसी को निकालें, ब्यूरोक्रेसी एंड लोकल बॉडीज टुगेदर जो है वो किया, शहरों को साफ करवाएं। ये ना हो कि वहां से बाहर से लोग हैं, इतने गंद देखें, डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं, प्लास्टिक पड़े हुए हैं, हाल आपके शहरों की हालत बुरी है, आपके सड़कों की हालत बुरी है, मतलब कचरे फैले हुए हैं। अगर इस तरीके से आपका ख्याल है टूरिज्म ठीक हो जाएगा तो हजूर एक दफा आएगा और दुनिया भर को बताएगा कि ये गंदे यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ मत जाएं। एक हमारी एक लास्टली बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दुनिया में बहुत कम मुल्कों में होता है, पाकिस्तानी लोगों से ज्यादा वार्म हॉस्पिटेबल लोग बहुत दुनिया में कम होंगे। इवन बहुत सारे हार्ड कोर इंडियन जो ये समझ के आए थे पाकिस्तान में कि शायद हर बंदे के हाथ में बम है, तोप है, गोली है, इतने मुतासिर हो के यहाँ से जाते हैं। पाकिस्तान जैसा मेहमान नवाज मुल्क ही नहीं है दुनिया में, लोग नहीं है। सिंधी, बलोची, पख्तून, सराइकी, पंजाबी सब में मुकाबला है, पोटवारी सारों में मुकाबला है कि कौन ज्यादा मेहमान नवाज है। बलोच ये इंडिया से हो चाहे गोरे आ जाएं, ये हर कोई मानता है। इसको एक्सप्लॉइट करें, पाकिस्तान
पाकिस्तान के लोग बड़े खूबसूरत हैं, प्यार करने वाले हैं, लोगों को आके एंटरटेन कर, बल्कि इंडियंस ये हमें बता के जाते हैं, उनको पता चल जाए ना दुकान वाले को कि इंडिया से है, वो पैसे लेने से इनकारी हो जाते हैं, वो उनको यहाँ पे खाने खिलाते हैं, उसके पैसे नहीं लेंगे। इनमें रक्शे पे चढ़ बैठे तो पता चल गया कि इंडिया ने उससे पैसे लिए, उनके लिए बहुत बड़ी एक अजीब चीज़ है। सो थोड़ा सा कल्चर बदलें, थोड़े से शहरों की शक्लें बदलें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, होटल इंडस्ट्री को बुलाएं, उनके साथ कोई पैकेजेस तैयार करवाएं, कोई नए होटल तैयार करवाएं, कोई नए यहाँ स्टूडेंट के लिए, मुझे अभी उनका जुबैर कुरैशी साहब हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उनका आया हुआ था 16 के करीब यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं यूथ वो हॉस्टल्स हैं पाकिस्तान में जिनमें लोग आते जाते। अब उनको दोबारा खड़ा करें, नए हॉस्टल्स बनाएं ताकि बाहर से लोग स्टूडेंट आते हैं अगर उनको ताकि थोड़ा चीप और अफोर्डेबल किस्म की रेजिडेंसेस दें, कल्चर बनाएं इसका थोड़ा सा। इसके लिए एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी दे के जाएं। और जैसे आमिर ने कहा लास्टली, थोड़ा सा इस मुआशरे को इंसानों का मुआशरा समझ के इनको जिंदा भी रहने दें। तुर्की वाला मॉडल भी हो सकता है, हमारे पास मलेशिया भी है, हमारे पास दुबई भी है, कोई किसी चीज को कोई खतरा नहीं है। खुश रहने का कोई पैसा नहीं खर्च होता। हमारे से बड़े गरीब मुल्क हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, श्रीलंका हमारे से खुश ज्यादा हैं। खुशी का दारोमदार मुआशरे पे होता है कि आप कैसा मुआशरा रखना चाहते हैं। सही है, ठीक है। अभी हज पॉलिसी के ऊपर हमने कल एक और बड़ा जो कैबिनेट एक यहाँ पे वो ले रही है, मतलब स्टोरीज तो और भी हैं हमारे पास, लेकिन हमने समझा दो जो बड़ी उसमें अहम है कि अब देखें ना कैसे वहाँ पे एक तरह का रिलीजियस टूरिज्म है ना, जहाँ पे जा रहे हैं कि कितना सऊदी अरेबिया कितना पैसा कमा रहा है एंड वेरी वैलिडली एंड राइटली कि कितने वहाँ पे लोग जाते हैं। कल एक पॉलिसी आ रही है आमिर साहब के 5 लाख रुपए तक हो गए हैं जो हज के अखराजात जो है ना सर, जो पैकेज दिया जा रहा है वो तकरीबन 4,36,000 रुपए का पैकेज होगा एक 1 पर्सन के लिए, हाजी के लिए। अखराजात बढ़ गए, साफ ज़ाहिर है किराए भी बढ़ेंगे, चीज़ें भी बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग इसमें 2-4 चीज़ें जो है 10,000 सीटें रखी गई हैं जिनकी उम्रें जो है ना 80 साल से ज़्यादा हैं, उनके लिए 10,000 उन्होंने सीटें रखी हैं हुकूमत ने कि वो हज पे जा सकते हैं। पता नहीं कितने 80 साल के पाकिस्तान में बच्चे हुए हैं जिन्होंने हज करना। नहीं, वो इसलिए है कि वो जो बेचारे हैं उनको तो चांस नहीं सारी उम्र मिला, ये फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो बाकी जो यंगर हैं शायद उनके 20-30 साल 40 साल पढ़े में दोबारा मिल जाए, इनको बेचारों को सारी उम्र नहीं मिला तो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी भी। वैसे सऊदी पीछे नियत ये थी, सऊदी अक्सर ये शिकायत करते होते हैं कि पाकिस्तान में जब बंदा मरने के करीब आता है ना तो आप उनको आप हमारे पास हज के लिए भेज देते हैं कि वहाँ पे जन्नत, वहाँ पे जो उनका है उसमें उनको बैरियल हो जाएगी। अब 80 साल की उम्र के 10,000 बंदे पाकिस्तान अगर उस पर भेज रहा है, चलो लेट्स सी, अब हर बंदे के लिए एक है उनका 80 साल वाले 10,000 पाकिस्तानी अगर मौजूद हैं तो मुझे उम्मीद हो चली है कि खैर वहाँ पे उम्र 80 साल तक पहुँचा जा सकता है। मेरे लिए ये बड़ी खबर है कि 10,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 80 साल से ज्यादा हैं और जो हज करना चाहते हैं। दैट्स अगर न्यूज़ फॉर मी। दूसरा यह है कि उन्होंने 10,000 सीटें रखी हैं जिनको पिछले 3 साल से जिनके नाम नहीं आ रहे, बार बार अप्लाई बैलेट, 10,000 सीटें उनके लिए हैं। 500 सीटें उन्होंने छोटे जो सरकारी मुलाजमीन है मतलब उस पर उनके लिए रखे गए हैं, और तकरीबन कोई 1,79,000 के करीब इसमें हैं। जिन लोगों का नाम ECL में है वो हज नहीं कर सकेंगे। हाँ, जो 80 साल की उम्र से ऊपर के लोग अपने साथ एक अटेंडेंट लेके जा सकते हैं। तो बाकी भी इसमें है हार्डशिप कोटा के तहत 1.5% के करीब जो है ना वो भी लोगों को उसमें इजाज़त दी जा रही है कि हज करें और जाके पाकिस्तान के लिए कोई दुआएं मांगें कि इस मुल्क से जो एक असेब का साया है ना और हम आगे के पीछे जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे कोई दुआएं मांगें कि ये मुल्क आगे जाए और हम ज्यादा बेहतर। कैबिनेट का आगे आप जारी रखें, वो जो ये ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड सिविल रिफॉर्म्स हैं ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट सर। वो इसलिए कि ये इसके बगैर जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिफॉर्म्स के बगैर और ख़ास तौर पे जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के बगैर ये मुल्क आगे नहीं। इसको रोका हुआ जो ना यहाँ पे पहले आप अनाउंसमेंट बता दें फिर मैं इसके मतलब साहब जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है 3-4 हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो कैबिनेट में आई हैं या आ रही हैं, ये यहाँ पे कैबिनेट की पिछली मीटिंग जो हुई है सर उसमें एक रिफॉर्म पेपर जो था इन्होंने जो आपके टास्क फोर्स बनाई थी कि आप ब्यूरोक्रेसी को ठीक करके दिखाएं। ब्यूरोक्रेसी ने आगे से जनाब और जो वहाँ पे कैबिनेट के सामने इनकी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आमिर साहब। ये तो गए थे ये ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के, इनको ठीक किया जाए, इनके स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जाएँ जो आप भी कहते रहते हैं, सिस्टम बनाया जाए, इन लोगों की शिकायत सुनी जाए। उन्होंने कुछ 44 से ज़्यादा मीटिंग्स की सर, उन्होंने उनके जो सरबराह साहब 1400 इंटरव्यू किए हैं, 1400 इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद वही कोई नई चीज़ तो मुझे नज़र नहीं है लेकिन कि उनके जहन में क्या स्ट्रक्चर है। मुझे तो वो रिपोर्ट पूरी पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं समझ अभी तक आमिर साहब की
अब कैसे, इनकी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर है, शायद इन्होंने ज़्यादा समझ आई हो। मैंने कल अंग्रेजी का तर्जमा किया था, मैं दोहरा देता हूँ कि वो उनकी सुनने के बाद और अरबाब शहजाद साहब का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पता चला कि ये एक इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती है जो मिनिमम सेंट्रल एशिया तक जा रही है। ये मुझे 5 साल में अफगानिस्तान से होती हुई है, और ये मुझे 5 साल में ना ये कुछ होता भी नहीं नजर आता। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इनके नरगे में आ चुके हैं। उन्होंने वो इंक्रीमेंटल और आहिस्ता आहिस्ता करना और सोच विचार के करने का ऐसा वो बयानिया एक बना लिया हुआ है कि जिसके अंदर वो लगता है कि मजलूम है पाकिस्तान के अंदर, बाकी तमाम ग्रुप जो है ना वो जालिम है, और मजलूम सिर्फ हमारी टॉप की सीनियर ब्यूरोक्रेसी है कि उनके साथ नैब भी बड़ा बुरा सलूक कर रहा है, FIA भी बड़ा कर रहा है, और वो एक फरिश्ते हैं जिन्होंने कोई कुछ नहीं किया और उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और वो काम नहीं कर रहे डर के मारे। और उस वजह से जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर भी कन्विंस हो चुके हैं, ये बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी आ चुकी है। मैं कन्विंस नहीं हुआ, खबर बता दें फिर मैं अपने जज्बात उस पर बताऊंगा। आपने उससे पहले ही टेम्पो इतना हाई कर दिया कि मेरा तो जहन में था कि थोड़ा सा टेम्पो को लाइट रखते हैं आज इसको, लेकिन खबर बहुत डिटेल है, पहले खबर बाद में काबू करने आप। अब उसमें खबर बड़ी ये है कि जनाब उन्होंने चार्जशीट किया है पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने 4 इदारों को, 4 इदारे बिग इदारे। उन्होंने कहा जनाब कि आपको हमसे शिकायत है, और ये कैबिनेट में चीज़ें पेश की गई हैं, आपको हमसे शिकायत है कि जनाब के हम लोग काम नहीं कर रहे, हमें आप लोगों से शिकायत है, और वो 4 इदारे हैं उनके बकौल जो हमें काम नहीं करने दे रहे। सबसे पहले उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पे नैब जो है ना ये हमें पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने दे रहा, नंबर 1। अच्छा। उन्होंने जो 4 शीट बने 4 इदारों के खिलाफ, नैब जो है उन्होंने कहा जनाब कि ये काम नहीं करने दे रहा, हर हेयर से पे इधर उधर से ये आके हमें आके तंग करते हैं, हमें आगे जलील करते हैं, छोटी छोटी बातों में बुला लेते हैं, उस पर बात करते हैं, कुछ उनके पॉइंट्स वैलिड भी हैं। उसके बाद नंबर 2 पे कहते हैं FIA कि FIA भी यही काम हमें कर रहा है, ये हमारे साथ यही कर रही है। FIA ने अपनी तहकीकात शुरू की हुई हैं, हम उनको भुगते रहते हैं। नंबर 3 पे कहते हैं पाकिस्तानी अदालतें कि हर चीज़ पे वहाँ पे नोटिस हो जाता है, हर चीज़ पे हमें वहाँ पेश होना पड़ता है। और चौथी चीज़ जो है ना उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आमिर मतीन मेरे और आप पे। ये मीडिया वाले हमारे पे इल्ज़ाम लगता है और जिक्र कर करके हमें बदनाम कर देते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो वो मतलब उन्होंने हमारा नाम तो नहीं लिया, तो मैंने एक उस लाइटर आपका भी नाम लिया खास तौर पे, उन्होंने कहा आपका भी लिया है, हम तीनों का आया लाइटर नोट में उन्होंने कहा है। मतलब ये था, उन्होंने कहा पाकिस्तानी मीडिया में काम नहीं करने दे रहा, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने कहा है, और उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ अदालतें काम नहीं करने दे रही, नैब नहीं काम करने दे रहा, FIA नहीं काम करने दे रही। एक दूसरे लफ्जों में ये पगड़ियाँ उछालते हैं, ये भी एक कॉमन एक यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर दिया, पगड़ियाँ उछालते हैं और ये चीज़ें करती हैं। नैब के हवाले से उनकी कुछ, और इसी का अब जो आज वहाँ पे चेयरमैन नैब ने जाके तकरीर फरमाई है, उनके सेक्रेटरीज मीटिंग में बड़े मेन फेडरल सेक्रेटरी बैठे थे। एक्सक्लूसिव डिटेल है, आज नैब के चीफ को बुला के सेक्रेटरीज कमेटी में कैसे डिफेंसिव पे किया गया और कैसे उन्होंने सारा बयानिया ही बदल दिया है कि इस मुल्क में जो है ना मजलूम जो है ना वो सिर्फ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। चलिए जरा ब्रेक से वापस आते हैं, चल ब्रेक पे चलिए जरा चलते हैं, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। चेयरमैन नैब और नैब से मुताल्लिक खास तौर पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास साहब आप बताने जा रहे थे कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें जिन पर नैब बुला लेती है और उनके वैलिड पॉइंट्स हैं इनके पास? अब नैब वाले जो हैं, और इस पे आज बड़ा हमें एक इनक्रेडिबल बंदा ने एक वाकया भी सुनाया कि यहाँ पे नैब का एक असिस्टेंट डायरेक्टर था जी, उसने यहाँ पे किसी मिनिस्ट्री में गए, वो वहाँ पे मेजर जनरल तक थे, रिटायर थे, और बाकी भी उसमें फेडरल सेक्रेटरी तक थे। बड़ा क्रेडिबल वाकया सुना। और असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको फरमाइश की कि जनाब कि मैं इस्लामाबाद में घर बना रहा हूँ, चंदा चाहिए। तो बहुत बड़े हमें एक साबिक फेडरल सेक्रेटरी आमिर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने हमें वाकया सुनाया है कि एक असिस्टेंट एक डायरेक्टर नैब ने बैठ के पूरी वहाँ वजारत को पीछे लगा ले। तो मैंने बातों में कहा, मैं हजूर तो जिन लोगों के स्केल्टन्स नहीं होते वो दे कैन रेजिस्टेड, ब्लैकमेल क्यों होते? उसने कहा फिर आपका कभी वास्ता नहीं पड़ा इन लोगों से, ये करते क्या हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो फिर आपके चाचे भतीजे मामे बहन भाई सबको बुला लेंगे, उनको नोटिस जाएंगे कि आप हैं, कहीं आपके लोगों के नाम पे बेनामी अकाउंट तो नहीं। पावर जो है उनके पास, नंबर 1। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब कि ये करते हैं, फैसला अगर किसी एक मीटिंग में हुआ है तो उसमें जो 40 भी उसमें शरीक थे, मतलब एकनेक में हुआ, ECC में हुआ, कहीं पे और हुआ,
वो 40 के 40 वो फेडरल सेक्रेटरीज को बुला लिया जाता है कि उनको कि आप आएँ और आप बताएं सारी चीज़ें। अब ये वो कन्फ्लिक्ट है कि नैब के, मैं ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे अफसरान को जानता हूँ जो माजूम में नैब के 2 चेयरमैन थे जिन्होंने अपने मुलजमान से इकबाल जेड अहमद से LPG के कोटे ले लिए थे सर। मुलजिम एक बंदा पकड़ा, इकबाल जेड अहमद, उसको जेल में डाला कि तुम्हारे ऊपर ये करप्शन चार्जेस है, उससे उन्होंने बारगेन की और उसी में नैब के, जिसमें फौजी अफसरान भी शामिल थे, 2 नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने उसी मुलजिम से जिस केस पे पकड़ा था उसी पे उन्होंने जनाब उनके साथ बैठ के कोटे लिए, बिजनेस पार्टनर बन के, जो उन्होंने प्ली बारगेन की थी जिन्होंने फौजी ने नैब में, उन्होंने कोटे लिए। सो नैब में भी बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन है। नैब को कभी जरूरत नहीं होगी कमर जमान चौधरी साहब पे GIT बना के देंगे जरा, जैसे जवेद इकबाल साहब को कहें, इतनी प्रॉपर्टीज निकलेंगी कि पाकिस्तान के लोग भूल जाएंगे कि जनाब के आप जरदारी साहब को, दीगर लोगों को, कमर जमान साहब को पकड़े ना जरा, उन पे केसेस देखें। सो नैब के लोग जो बैठे हुए हैं, एक तो ट्रेंड नहीं है बहुत सारे, इनका बैकग्राउंड नहीं है, वाइट कलर क्राइम में उनकी शिकायतें ये हैं, ये आते हैं वो बगैर तैयारी के इधर ना हेयर से पे ऑडिट पैरे उठा लेते हैं और फिर हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। उनका ये कहना था, जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं, कि आपको पहले एक उस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है चीज़ें या दीगर, जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस ना आ जाएं उस वक्त तक किसी सीनियर अफसर को, सेक्रेटरी को या दीगर जो बड़े ओहदों में बैठे हैं उनको बुला के जलील ना किया जाए। ये ब्यूरोक्रेसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें इतनी भी बुरे नहीं है। सेम FIA की हालत है, उनके पास बंदे नहीं है, उनको तो एक ही तरीके, बंदा उठाओ, टार्चर करो, उसकी फेंटियां लगाओ और पैसा बनाओ, और फिर आज तक उनका कन्विक्शन रेट 0 है। आपको, मुझे तो कभी नहीं मिला कि FI ने आज तक किसी को, कि बहुत बड़े बंदे को सजा दिलाई हो। मिलजुल के खेलते हैं। सो ये चीज़ें उन्होंने जो चार्जशीट की हैं, एक तो ब्यूरोक्रेसी की नाकामी अपनी जगह पे जो हम उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं, लेकिन नैब में जो वहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, कभी चेयरमैन नैब साहब ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे कि वो लोग जो हैं, अगेन सारे नहीं हैं, बहुत अच्छे अफसरान भी हैं नैब के पास, उनके पास अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली के बारे में ये शिकायतें आती हैं कि ये लोग बैठ के अफसरों को, उनको हैरास करते हैं और जिस वजह से कोई फैसला नहीं करता कि कल को हम पकड़े जाएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे। आज खबर ये है कि आज के जो सेक्रेटरीज की कमेटी है, जो फेडरल सेक्रेटरीज की कमेटी है, उन्होंने आज नैब चेयरमैन साहब को, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को बुलाया हुआ था। उन्होंने नहीं बुलाया हुआ था, वो सुना है, वो चेयरमैन नैब ने वहाँ खुद जाके उन्होंने गुफ्तगू, वो वहाँ पे आज उनके उसको उन्होंने एड्रेस किया है, उन्होंने बुलाया था या वो गए, तो उसके अंदर उन्होंने सब ने, जो ये पहले ही बयानिया चल रहा था, ये मैं अरबाब शहजाद साहब का भी TV पे सुन रहा था, उन्होंने भी पब्लिक न्यूज़ में ये कह रहे थे कि देखें ना, वो काम करना रुक गए हैं, डरते हैं तो डरेंगे तो रुकेंगे, बिल्कुल वो सारा बिल्कुल। और उसमें मेरी इतला ये है कि जो सवाल करने वाले लोग थे, ज़्यादातर जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप हमें बुला लेते हैं और हमारी बदनामी करते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो कि एक्यूज़ड हैं, जो ज़्यादा ऑलरेडी नैब पे जिनके मुकदमात चल रहे हैं। अब इस बयानिए के अंदर 2-3 खराबियां हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स कानून में ये पहले ही है कि मैलाफाइडी अगर होगा, बदनीति से किसी से कुछ गलती हुआ है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। अगर गुड फेथ में किसी से कोई लैप्स हो गया और उसकी नीयत नहीं थी तो पहले ही कानून में एग्जिस्ट करता है, उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो फैसला करते वक्त इतने डर जाएं कि वो करें ही ना, जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी उस हद तक ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब तक कमर जमान चौधरी साहब थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, ना पॉलिटिशियनों को प्रॉब्लम थी, ना ब्यूरोक्रेसी को प्रॉब्लम थी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। अब प्रॉब्लम इसलिए है पहली दफ़ा 60 साल में कुछ हो रहा है, वरना ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ज़्यादातर तफ्तीश इनके अपने लोग, FIA भी अपनी थी, पुलिस भी अपनी थी, तो जो एंटी करप्शन भी अपनी थी, तो वो होता ही नहीं था। पहली दफ़ा 60-70 साल में इनके पे आ रहा है, तो ये अपने लिए चाह रहे हैं सेपरेट रूल्स, आम आदमी के लिए डिफरेंट हों और इनके लिए सेपरेट हों। और आज जो मेरी इतला है, क्लास साहब की भी इतला है कि आज नैब चेयरमैन साहब ने कंसीड कर लिया कि उन्होंने कहा जी हमारा जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, ये बहुत बड़े अफसर होते हैं, और इनके साथ जो एडिशनल सेक्रेटरी है ना, ये भी बहुत बड़े अफसर होते हैं, इनको बुलाने से पहले आप उनका जी अगली दफ़ा इनको नहीं बुलाएंगे, इनका मैं खुद चेक करूँगा कि इनके खिलाफ इतना मवाद है या नहीं है, जिसका मतलब है कि वो नहीं कमिट कर सकते। लॉ के लिए सब बराबर हैं, या मुलजिम होता है या नहीं होता, चोर होता है या नहीं होता। ये नहीं आप कर सकते कि बड़े अफसर के लिए वो 4 टियर्स किए जाएं और आम आदमी के लिए ना किए जाएं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या है कि फवाद साहब और आज चीमा साहब पकड़े गए हैं तो इन सब की वो हो गई हैं,
पिछले 20-30 साल से जो करप्शन का लेवल है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो इतना बढ़ गया और कोई पकड़ा नहीं गया। एक भी हाई लेवल पे एक भी हाई प्रोफाइल केस नहीं है जिसमें किसी को सजा हुई है। अभी भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। सो ये नहीं होना चाहिए कि इसका बयानिया करके कि हम काम नहीं कर रहे, हम डर गए हैं, हमारे साथ मीडिया बदनाम करता है। ऑफ कोर्स यस, जब तक साबित ना हो जाए उस हद तक वो इल्ज़ाम है, मगर रेफरेंस उस वक्त बनता है जब एक लेवल का एविडेंस का एक एक्सटेंट आ जाती है कि जब वो मवाद इतना ज़्यादा होता है कि उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उस वक्त ये वाली तशरीह है। पहले बिल्कुल एक कंप्लेंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके साथ प्रोग्राम में अपने अख्ताम को पहुंचना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।